हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में और मशरक़ वस्ती में अब 26 जुलाई 2026 एक बार संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। मेरे सामने बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, जिनका ताल्लुक पूरी दुनिया से, मशरक़ वस्ती से है। लेकिन अमेरिका के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की अफवाह गर्दिश कर रही है। वो अफवाह यह है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया का सबसे ताकतवर एग्जेक्टिव जो है, वाइट हाउस में सो रहा था, तो उसे ख्वाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और साथ उसके रोमन कैथोलिक चर्च वेटिकन के हेड पोप नजर आए। और गालिबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने या पोप ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि डोनाल्ड, यू आर अ गुड क्रिश्चियन, बी अ गुड क्रिश्चियन, स्टॉप दीज वॉर्स, फॉर एवर वॉर्स। ये हर वक्त की तुमने जो जंग शुरू की हुई है, बॉम्बिंग शुरू की हुई है, इसे ख़त्म करो। गिव पीस अ चांस, अमन को एक मौका दो। डिप्लोमेसी इज़ द स्मार्ट थिंग, डिप्लोमेसी इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। और इस ख्वाब का ये जो कुछ उन्हें कहा गया, उसका यह असर निकला कि उसके चंद घंटों के बाद अमेरिका के सदर, दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, वो जो वाइट हाउस में पहुंचा अपने नेशनल सिक्योरिटी टीम की मीटिंग के लिए, जो उनकी सिक्योरिटी मीटिंग थी जिसका पहले ऐलान कर दिया गया था, पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग को ये बता दिया गया था कि इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी टीम के साथ मिलकर फैसला कर रहे हैं कि वो ईरान, वो गुस्ताख ईरान जो उनकी बात नहीं मान रहा, वो उसको उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला करने का अप्रूवल वहाँ पे देंगे। एक ऐसा हमला जिसके हवाले से वो खुद ट्रूथ सोशल पे कह रहे थे। उन्होंने रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए कहा कि ईरानियों को समझ आ जाएगा, उन्होंने अभी देखा कुछ नहीं है, और जो पहले 40 दिन उनके ऊपर बॉम्बिंग हुई है उससे वो भूल जाएंगे, और एक बहुत बड़ा मल्टी स्टेप एंड मल्टी स्टेज बॉम्बिंग कैंपेन जो थी उसका वहाँ पे उन्होंने अप्रूवल देना था। लेकिन जब वॉर प्लान उनके सामने रखा गया और हमें एक्सियोस में बराक राबित की स्टोरी, जिसके मैं एक हेडलाइन आपको अभी दिखा सकता हूँ, उस बराक राबित की जो स्टोरी है उससे हमें ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब प्लान रखा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको साइड पर रखो। इनफैक्ट हमें बराक राबित की स्टोरी से पता चलता है कि गुज़श्ता 13 दिन से, चूंकि अमेरिका मसलसल 13 दिन से बॉम्बिंग कर रहा था ईरान पे, तो हर दफ़ा दोपहर के करीब 2 बजे के करीब सदर के सामने वो वॉर प्लान, अटैक प्लान रखा जाता था ईरान का, जो सेंट्रल कमांड वहाँ से भेजती थी मिडिल ईस्ट से, और उसको चेयरमैन जॉइंट चीफ डैन केन सदर के सामने रखते थे, और फिर सदर उस प्लान को बरसते नफीस अप्रूव करते थे। देखें कितनी अच्छी फ़ौज है, कितनी ताबेदार फ़ौज है। अल्लाह करे हमारे यहाँ भी ऐसी फ़ौज आए जो अपने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के सामने एक प्लान रखे कि जनाब हमने डिसाइड कर दिया है कि दिल्ली को उड़ा देना है, काबुल को उड़ा देना है, और प्राइम मिनिस्टर कहे और खुदा से डरो यार, नहीं बनाते ऐसा प्लान, छोड़ दो, बहरहाल ये तो चले साइड पर डाले। तो बहरहाल वो प्लान जब उनके सामने रखा गया 14वें दिन, यानी 13 दिन की बॉम्बिंग के बाद, तो अमेरिका के सदर ने बुरी सी शक्ल बनाई। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको साइड पर रखें, गिव डिप्लोमेसी अ चांस। ईरानी हमारे से बात करना चाहते हैं, उनका बहुत नुकसान हो गया है, और हमें जो है डिप्लोमेसी इज़ द स्मार्ट थिंग टू डू। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए ये भी कहा कि मैं तैयार हूं, बिल्कुल, हम चाहें तो ऐसे करके ईरान को तबाह कर दें, हमारा असला जहाज लॉक एंड लोडेड, उन्होंने टर्म यूज़ की, असला तैयार है, जहाज तैयार है, सब कुछ तैयार है। लेकिन मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी इज़ अ स्मार्ट थिंग टू डू, और ईरानी हमारे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बराक रबित की जो स्टोरी है एक्सियोस की, उससे हमें ये भी पता चलता है कि सदर ने वहाँ उस स्टेज के ऊपर ये कहा कि ईरानी जो हैं वो मसलसल तैयार हैं, हमारे से बात कर रहे हैं, और कोई इसका हल जो है निकलने वाला। ये और बात है कि उसके चंद घंटों के बाद, अकॉर्डिंग टू एक्सियोस, जब वो वाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट डिनर में पहुंचे तो वो भूल ही गए कि 6 घंटे पहले उन्होंने क्या कहा था। वहाँ उन्होंने कॉरस्पॉन्डेंट्स को ये कहा कि ईरानी वजद हैं, ज़िद्दी हैं, बात मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। मैं बहुत पेशेंस से, मैं वो सुन नहीं रहे हमारी कोई बात, लेकिन मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल ये तो कहानी सारी जो है वो उसकी एक्सियोस की है। मैं थोड़ी सी आपको थोड़ा सा एक दो हेडलाइन सिर्फ अगर मैं दिखा दूं तो बात बड़ी बेहतर इसमें क्लियर हो जाएगी। ये आप देखिए, ये एक्सियोस स्टोरी है जो कहती है कि ट्रंप ऑर्डर्ड मिलिट्री नॉट टू कंडक्ट स्ट्राइक्स इन ईरान फ्राइडे, और इसमें ये भी जिक्र है कि जैरेड कुशनर की तरफ मुड़ के उन्होंने कहा कि जैरेड, तुम्हारा क्या ख्याल है, और जैरेड ने कहा कि डिप्लोमेसी से और इकोनॉमिक प्रेशर्स के जरिए भी हम अपना हल जो है वो हम निकाल सकते हैं। और आप अच्छी तरह समझते हैं कि जब जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ भी उनका राब्ता मसलसल रहता है, इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल की दोबारा ज़रूरत जो है वो महसूस की जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो स्टोरी मैंने आपके सामने दूसरी खोल के रख दी है, ट्रंप होल्ड्स ऑफ ऑन मेजर एस्केलेशन अगेंस्ट ईरान एज एडवाइजर्स रेज कंसर्न्स, और इसकी सब हेडलाइन कहती है अमंग द वरीज इज दैट एक्सपेंडेड हॉस्टिलिटीज कुड डेंजरसली ड्रेन द डिमिनिश स्टॉक पाइल ऑफ एयर डिफेंस म्यूनिशंस इन द मिडिल ईस्ट। यहाँ से मैं वापस आता हूँ और मैं थोड़ा सा अब आपको बताऊं कि कहानी हुई क्या। देखिए, वो ख्वाब वाली बात तो अब चले आप साइड पर रखें।
न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी से, और ये वो न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसके बारे में हमारे बहुत से अच्छे प्यारे सादा दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान में ये समझते हैं और हमेशा से ही समझते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक यहूदियों की, सहूनियों की साजिश है आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ और पूरी दुनिया के ख़िलाफ़। बहरहाल ये जो सहूनी साजिश है, इस अखबार से हमें पता चलता है, और यहाँ पे दो डिफरेंट सोर्सेज जो अननेम्ड हैं उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बताया है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने और जो डिफेंस एडवाइजर्स थे, स्ट्रेटिजिक एडवाइजर्स थे, उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि हजूर का इकबाल बुलंद हो, अगर हम जान की अमान पाएँ तो सर हम ये बताना चाहते हैं कि 13 दिन की कैंपेन का कोई रिजल्ट नहीं निकला। उल्टा यह है कि ईरानियंस जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन ज़्यादा डिगिंग कर ली है। और सर सबसे बड़ा मसला ये है कि आप कहें, आप जो कहेंगे वो हम अमल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म होने वाले हो गए हैं, जबकि ईरानियों के मिसाइल जिसके बारे में सदर 100,000 दफ़ा कह चुके हैं कि वो ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वो ख़त्म नहीं हुए। एडिशनल प्रॉब्लम यह है कि सर बड़े बदअहद और खबीस किस्म के लोग हैं। जैसे ही हम एक हमला करते हैं 90 मिनट का, वो उठा 100-200 मिनट का एक और हमला कर देते हैं, बहरीन के ऊपर कर देते हैं, कतर के ऊपर कर देते हैं, कुवैत के ऊपर कर देते हैं, जॉर्डन पे कर देते हैं। और सर अगर इंटरसेप्टर हमारे ख़त्म हो गए तो वहाँ पे हमारी जो फ़ौज है, उल्टा उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जिन प्राइवेट घरों में और होटलों में हमने अपनी ऑफिसर रखे हैं वो उनको भी टारगेट कर सकते हैं। अब उनके मिसाइल ख़त्म नहीं हुए सर, हमारे इंटरसेप्टर जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। सेंटकॉम के पास कम अज़ कम नहीं है, या तो हम कहीं से उनको रिक्वायर करें। अंडर द सर्कमस्टेंसेस आप कहते हैं तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन आगे ज़रा चीज़ें करनी ज़रा मुश्किल हो जाएंगी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है जब हम इसको गौर से पढ़ते हैं कि जो इसराइल को इस जंग से दूर रखने की कोशिश की गई है, उसकी वजह यह है कि इसराइल को भी तो अपने डिफेंस के लिए इंटरसेप्टर ही चाहिए, और ईरानियों ने गालिबन 20 साल तैयारी की हुई थी इस जंग की, उनके पास मिसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये वो किस्सा है जिसके सर्कमस्टेंसेस में अब ये खबरें इस वक्त आपको एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर भी हेडलाइन मिलेगी, डॉन के ऊपर भी मिलेगी, लेकिन असल कहानी बड़ी सिंपल सी है कि जब फ्राइडे की मीटिंग हुई तो प्रेसिडेंट को ये पता चला कि सर इंटरसेप्टर जो है ख़त्म हो गए, या तो हम इंटरसेप्टर जो है बंदोबस्त कर लें। अब जब हम इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर भी जहाँ चीज़ों को समझना ज़रा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग समझ सकेंगे कि ये जो सारी 30-40 दिन के बाद जंगबंदी हुई, जिसमें कभी पाकिस्तान कभी कतर का रोल था सीज़ फायर का, उसकी असल वजह ये थी कि 38 डेज़ के बाद उस वॉर को प्रोसिक्यूट करना फॉर वेरियस रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस, मिलिट्री रीजंस, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की वजह से उसको मज़ीद जारी रखना उस स्टेज के ऊपर जो है वो मुश्किल हो गया था। इसलिए पीस का एक खड़ाक जो है वो खड़ा किया गया, लेकिन जेन्युइन पीस में प्रेसिडेंट और उनकी टीम शायद को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें ये भी हुआ कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जेडी वैंस, जो इन्होंने शुरू से ही जंग की मुखालफत की थी और जिनके बारे में ईरानी ज़राए अबलाग ये हुकूमत बार बार ये समझती थी कि अगर हम जेडी वैंस के सामने अपना केस रख सकेंगे तो हमें इसमें हम जंगबंदी कर सकेंगे। जेडी वैंस को एक तरह से खर्च कर दिया गया है, यूज़ कर दिया गया है, और इस वक्त जितनी भी मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी है वो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो हैं रन कर रहे हैं, जो बुनियादी तौर पे इस जंगबंदी के या ईरान को कोई कंसेशन देने के फेवर में नहीं है। बहरहाल ये वो सिचुएशन है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हुई है कि मैं ईरानियन पर्सपेक्टिव समझना चाह रहा था, क्योंकि मैंने एक स्टोरी देखी वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर, ये इसके साथ ही मिला के देख लें न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ ही। तो मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक एनालिसिस देखा जो ईरानियन मिसाइल्स के हवाले से था, और ये एनालिसिस ये कहता है कि अमेरिकी फ़ौज इस नतीजे पे पहुंची कि उन्होंने ईरानियन मिसाइल्स की जो प्रिसिजन है और उनकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है और उसकी जो तबाहकारी है, उसकी जो एडवांसमेंट है, उसे अंडर एस्टिमेट किया गया। सिर्फ उसमें एक मिसाइल डिस्कस किया गया है खैबर शिकन के नाम से, जो ईरान ने 2022 में इन्वेंट किया, जो 900 मील तक मार कर सकता है, जो 900 पाउंड से लेकर 1300 पाउंड कैरी करता है। अखबार ये लिखता है कि ये इस्लाम की इब्तदाई तारीख जो थी मक्का और मदीना की, उस ज़माने में जो टर्म थी खैबर की, खैबर शिकन, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसे डिराइव किया गया है, उनसे इसे कनेक्ट किया गया है। ये ग़ालिबन इसराइल के ख़िलाफ़ बनाया गया था, लेकिन ईरानी जो है वो इतने बदअहद और इनसिंसियर साबित हुए कि बनाया इसराइल के लिए था, लेकिन वो कुवैत पे भी वो मार रहे हैं, वो कतर में भी वही ठोक रहे हैं, वो बहरीन में भी वही ठोक रहे हैं, वो जॉर्डन में भी वही ठोक रहे हैं। और अखबार इसकी तफसीलात देता है कि यूँ सारे ही बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसका ऑपरेशन एक्सप्लेन किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, कि सारे ही बैलिस्टिक मिसाइल्स पहले ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहाँ से आके फिर अपने टारगेट को हिट करते हैं। लेकिन ये ऐसा शैतान किस्म का मिसाइल है कि ये बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये ग़ालिबन 5 या 6 मैक के ऊपर ट्रैवल करता है, और इसने पूरी की पूरी तबाही जो है वो मचा दी। तो जब चेयरमैन डैन केन ने अपनी ब्रीफिंग सदर को दी है तो उन्होंने इस किस्म के मिसाइल्स का भी उनको थोड़ा सा बताया कि सर ये भी एक एडिशनल प्रॉब्लम जो है वो खड़ा हो गया। तो ये तो चले मिसाइल की बात हो गई, लेकिन
अब मैं समझना चाह रहा था कि ईरानियंस का क्या पर्सपेक्टिव है। मैंने अल जज़ीरा को देखा, आगे पीछे से देखा, लेकिन मैं यूजली तौर पे प्रेस टेलीविज़न की साइट के ऊपर जाता हूँ। तो मैंने जब प्रेस टेलीविज़न की साइट पे जाने की कोशिश की, तो मैंने एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ देखी। और वो अजीब व गरीब चीज़ ये है, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। ये आप देख लें, ये मैं अमेरिका में बैठा हूँ, प्रेस टेलीविज़न ऊपर ये देख लें, ये है www.presstv.ir। इसमें लिखा है, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, attackers might be trying to steal your information from www.presstv.ir, for example passwords, messages or credit cards. Learn more about this warning। मैंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ से मैं इसको बाईपास करूँ किसी तरह से, लेकिन इसका कोई बाईपास जो है वो नहीं हो सका। और मैं प्रेस टेलीविज़न की साइट जो है अमेरिका में नहीं खोल सका। अब बहुत से लोग मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं मेरे इस यूट्यूब के ऊपर कमेंट सेक्शन में, कहते हैं डॉक्टर साहब आपका पैट्रियन पेज मैं खोल रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, पैट्रियन पेज नहीं खुल रहा। बाज़ लोगों ने लिखा है मैं दुबई में हूँ, वहाँ नहीं खुल रहा। कोई कहता है मैं सऊदी अरब में, वहाँ नहीं खुल रहा। लेकिन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान की रियासतें तो बनी ही इसलिए थी कि लोगों को इन्फॉर्मेशन ना मिल सके, लोगों को बेवकूफ़ रखा जाए और उनको सिर्फ रियासती की इन्फॉर्मेशन दी जाए। लेकिन खुदा की पनाह अमेरिका के अंदर ईरान की साइट जो है वो बंद हो गई है। ये बहुत अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन है। पहले भी मैंने सुना था कि नहीं मिल रही है, हो सकता है कल तक ठीक कर दें, लेकिन आई डोंट नो कि क्या हुआ है। तो बहरहाल मैंने फारस की साइट देखी और साइट देखी कि भाई आखिर क्या ऐसी चीज़ है जिसको छुपा रहे हैं। और वहाँ से मुझे ये पता चला कि एक्चुअली ईरानी मसलसल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उनका अपना वॉर प्लान क्या था, और उन्होंने अमेरिका के मुख्तलिफ जो बेसिस हैं, कुवैत हो या बहरीन हो या कतर हो, वहाँ पे जो उन्होंने हमले किए हैं उसमें उन्होंने क्या अचीव किया है। फॉर इंस्टेंस मैंने फारस की साइट खोली भी थी, वहाँ से मुझे पता चला कि वो कह रहे हैं कि ये जो बेस था इसका कतर के अंदर जो था, उदीद अल उदीद के जो बेस था, ये नर्व सेंटर था अमेरिका की तमाम इंटीग्रेशन का। अमेरिका की तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ से प्रोसेस होती थी और हमने इसको तकरीबन तकरीबन मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। ये जो सूरत हाल थी प्रेस टेलीविज़न की साइट ना खुल सकने वाली, मुझे एक पुराना किस्सा याद आया। पाकिस्तान में जब मैं था तो किसी ने उस वक्त, ये लतीफ़ा ही था, ये किस्सा था, किसी ने सुनाया कि जंग बहुत लंबी हो गई किसी मुल्क की, पाकिस्तान की नहीं, खुदा न खास्ता किसी मुल्क की बहुत जंग लंबी हो गई, फ़ौजी बहुत ज़्यादा मर गए। तो जो फ़ौज के बड़े अफसर थे वो खुसरों के पास पहुँचे और उनसे उन्होंने कहा कि जनाब आप अपने बच्चे दे दें, कौम की सलामती की खातर हमारा एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, जंग बहुत बढ़ गई है, यूक्रेन की तरह की जंग है, तो कौम के वसी तर मफाद में अपने बच्चे जो हैं आप दें सिपाही बनने के लिए। तो फिर किसी बुजुर्ग किस्म के खुसरे ने उन्होंने कहा कि गल अगर इन्नी वध गई है कि तानू साड़ी ज़रूरत पै गई है, तो फिर मेरा ख्याल है कि सुलह ही कर लो। तो ये अमेरिका में अगर ऐसी सूरत हाल हो गई है इन्फॉर्मेशन की कि आपको प्रेस टेलीविज़न की साइट जो है वो बंद करनी पड़ गई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जहनी सूरत हाल क्या है। ब्रॉडली स्पीकिंग क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गैम्बल किया कि 2 हफ्ते की मैसिव बॉम्बिंग का। उनका ख्याल था कि ईरान के कदम लड़खड़ा जाएंगे, ईरान से उनको अपनी मर्ज़ी की डील जो है वो मिल जाएगी। बदकिस्मती फॉर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं हो सका, ईरान उधर ही खड़ा है। ईरान का जो पेन थ्रेशोल्ड है वो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि प्रोफेसर जॉन मर्शैमर ने हमें कई दफ़ा बताया कि वजह यह है कि ईरानियंस को बड़ी क्लैरिटी है कि पीछे मुड़ेंगे तो पत्थर के हो जाएंगे। उनको अंदाज़ा है कि अगर हम अगर डोनाल्ड ट्रंप की टर्म्स एंड कंडीशन पर सरेंडर कर देंगे तो फिर हमारी उसके बाद हमारा कोई सर्वाइवल जो है वो नहीं हो सकेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं डिप्लोमेसी के ज़रिए उसी तरह का एमओयू जो मुझे उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने दिलवाया था, मैं एक बार फिर वो हासिल कर लूँगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर डोनाल्ड ट्रंप, ब्रेट एरिक्सन, जिनका मैं ट्वीट आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, ब्रेट एरिक्सन जो है उन्होंने एक एनालिसिस ऑफर किया है। लेकिन ब्रेट एरिक्सन कौन है? ब्रेट एरिक्सन एक बड़े मुस्तनद, बहुत ही रिस्पेक्टेड अमेरिकन स्ट्रेटिजिक एंड रिस्क एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं, जो ऑब्सीडियन रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टिंग को हेड करते हैं। उसके प्रिंसिपल भी हैं, उसके बोर्ड मेंबर भी हैं, और अमेरिका के तमाम न्यूज़पेपर्स के अंदर उनका एनालिसिस छपता है, उनके ऑपर छपते हैं, मीडिया में उनका बहुत इंटरव्यू है। इनफैक्ट मैंने भी उनसे कोई रब्ता किया था, शायद मैं उनका इंटरव्यू करूं, प्लान करूं, मैं उनको कोशिश करता हूं प्लान करूं। ब्रेट एरिक्सन का एनालिसिस ये कहता है कि बदकिस्मती से डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन को पिछले 2 हफ्ते में और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। जो एमओयू उनको जेडी वैंस ने दिलवाया था, स्विट्ज़रलैंड में फाइनलाइज किया था 14 नुकाती, वो बेस्ट पॉसिबल डील थी जो ईरान से मिल सकती थी, जो बहुत ही ठोक बजा के किया गया था। लेकिन बदकिस्मती से डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ायनस लॉबी की डिक्टेशन में आके हर तरह से इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन उन्होंने इस एमओयू की धिजियाँ उड़ा दी। इसके हर क्लॉज की उन्होंने वायोलेशन की। ना सिर्फ स्ट्रेट हॉर्मुज़ का जो पैराग्राफ 5 था उसको उन्होंने धिजियाँ उसकी उड़ा दी, उसको उड़ा दिया उन्होंने, बल्कि इसके अंदर पैराग्राफ 9, 10, 11 सब ये कहते थे कि आप हॉस्टिलिटीज़ दोबारा शुरू नहीं कर सकते, आप इससे नेगेट नहीं कर सकते। इन्होंने इसकी एक एक चीज़ को नेगेट कर दिया। ब्रेट जो एरिक्सन है उनका कहना यह कि इसमें सिर्फ एक चीज़ ईरान को मिली थी कि ईरान जो है वो
प्रॉपर प्राइस के ऊपर अपना तेल जो है वो दुनिया में बेच सकता था। चंद दिन उसने अपना तेल बेचा और फिर उसके बाद ऐसी चालाकी सोची, डोनाल्ड ट्रंप को बार बार चालाकियां आती हैं, इन्होंने एक एस्क्रो अकाउंट क्रिएट कर दिया कि ईरान अगर अपना तेल बेचेगा तो उसका पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में जाके महफूज हो जाएगा और ईरान को नहीं मिल सकेगा। सारी दुनिया ने देखा कि कितनी इनसिंसेरिटी और कितनी बदअहदी की गई है। फिर उन्होंने कहा कि 27 दिन तक, जितनी देर तक एमओयू ऑपरेटिव रहा, अमेरिका ने $1 भी सैंक्शन जो रोका हुआ था पैसे, वो उसको ना तो सैंक्शन रिलीफ में कोई प्रोग्रेस हुई, ना ही ईरान के रोके हुए फंड्स उसको दिए, जिसके नतीजे में एक बड़ी ताकत का जो सारा ट्रस्ट होना चाहिए था, वो सारा का सारा ट्रस्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। ब्रेट एरिक्सन को बहुत शक है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को वो एमओयू भी 14 नुकाती नहीं मिल सकेगा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, इस 2 हफ्ते की जंगो जदल के बाद, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल बंद, जिसको खोलने के लिए जंग की गई थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल बंद है। ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, हूतीस ने बाय एंड लार्ज 50% ट्रैफिक जो है वो बाबुल मंदब में, रेड सी में भी बंद कर दी। अकॉर्डिंग टू ब्रेट एरिक्सन डिटेल्ड एनालिसिस, इसका मतलब ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को पहले से ज़्यादा बुरी डील मिलेगी, एंड दिस इज़ व्हाट द क्राइसिस पॉइंट इज। तो खासा मैंने बेहतर आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मैंने दे दिया। अब थोड़ा सा हम देख लें प्यारे पाकिस्तान में, जो डोनाल्ड ट्रंप का ही एक प्रोविंस है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। वहाँ पर आज़ाद कश्मीर जो कभी आज़ाद नहीं था, वहाँ पर अब से चंद घंटों के बाद जब मंडे का दिन शुरू होगा तो मीरपुर डिवीज़न से, उसके 3 डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन का आगाज़ होगा। ये 27 जुलाई के इलेक्शन है जो 3-4 फेजेज़ में होंगे और ग़ालिबन 10 अगस्त तक ये चलेंगे। और मज़े की बात यह है कि 2000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है, उसमें तकरीबन कई सौ पोलिंग स्टेशंस को सेंसिटिव करार दे दिया गया। दूसरी तरफ से खबर यह है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो एक सो कॉल्ड नेगोशिएशन या पीस या जो भी हुआ था वो ब्रेक कर गया है, और वो दोबारा किसी मूवमेंट की बात कर रहे हैं। उसकी मैंने वैसे किसी कंफर्म जगह पे तो मैंने उसकी डिटेल्स नहीं देखी किसी भी साइट के ऊपर लिखी भी, अलबत्ता तो मुझे सोशल मीडिया से पता चल रहा है। आई डोंट नो कि उसकी क्या डिटेल्स हैं। मीनवाइल ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो तशरीफ़ लाई थी बनस्ते नफीस अपने वालिद साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत और सुहाना ख्वाब दिखाया था। उनकी जो सुहाने ख्वाब की 10 बसें थीं सब्ज़ रंग की, जिसके ऊपर मरियम नवाज के पोस्टर और तस्वीरें लगी हैं, बहुत खूबसूरत सी, वो मुजफ्फराबाद पहुंच गई। वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने बड़ी दुहाई दी है कि भाई ये इलेक्शन के से पहले आप, ये पंजाब की हुकूमत यहाँ पे क्या कर रही है। और इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद कश्मीर का, जिसको ग़ालिबन एक रिटायर्ड जस्टिस साहब जो हैं मुस्तफ़ा मुग़ल साहब हेड करते हैं, उन्होंने भी बड़ा वाक़या मचाया है कि ये इलेक्शन के कवानीन की और उसके एथिकल फ्रेमवर्क की उसकी तमाम खिलाफवर्जी है, इसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। भाई अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही सीरियस है खिलाफवर्जी करने में, तो आप इसे कहते हैं बसों को कोहाला में, जब बेचारे लीडर जो हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ से आईन पाकिस्तान के कोहाला से एंटर नहीं कर सकते लोग अपनी 2 टांगों के ऊपर, तो 10 बसें अगर कोहाला से एंटर करके मुजफ्फराबाद में पंजाब हुकूमत की दाखिल हो गई हैं, तो चीफ इलेक्शन कमीशन को आज़ाद कश्मीर की चाहिए कि मुजरा करने के बजाय पुलिस को हुक्म दें कि बसें इंपाउंड कर लें, बसों को वापस लाहौर भेज दें। कौन सा कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि ड्रामाबाजी जो है वो की जा रही है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि असल में ये फैसला हो चुका है। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन के नतीजे में, इलेक्शन तो ड्रामा ही है आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में भी इलेक्शन ड्रामा ही है, तो आज़ाद कश्मीर में तो बिल्कुल ड्रामा रेस टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर अब PMLN की हुकूमत बनाने का फैसला हो चुका है, बिकॉज जो भी गंद बला हुआ है वो हुआ भी पीपल्स पार्टी के ज़माने में है, फैसल राठौर साहब के। तो अब PMLN को यहाँ देखना है, 10 अगस्त को आप देखिएगा कि यहाँ पर PMLN बहुत बड़ी भारी अक्सरियत लेके कामयाब आपको होते नज़र आएगी। अब सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ गुज़िश्ता 24 घंटों से या 12 घंटों से एक वीडियो बार बार मुझे देखने का मौका मिला, जिसमें वो उसको अफवान भी शेयर कर रहे हैं, उसको बलोच भी शेयर कर रहे हैं। और वो वीडियो जो है, अब उसको देखते हैं, वो 1-2 मिनट की वीडियो है, जिससे आपको पता चलता है कि कैसे बोलान में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही जो क़यादा भी हैं और फुट सोल्जर्स भी हैं और गाड़ियों में भी हैं, उनकी एक गाड़ी जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है या प्रॉब्ली एक जीप है, वो एक इम्प्रूव एक्सप्लोसिव डिवाइस IED के साथ टकराती है। और BLA का या बलूचों का ये कहना है कि 12 पाकिस्तानी जो जवान हैं वो वहाँ पे जाँ बहक हो जाते हैं। जहाँ ये वाक़या, अगर ये वाकई ऐसा है कि 12 उसमें जहाँ बहक होते हैं, बिकॉज वीडियो तो बड़ी कंप्लीट है, अगर वाकई 12 वहाँ पे जहाँ बहक हुए हैं उस गाड़ी की वजह से, तो जहाँ ये वाक़या बहुत ट्रेजेडी है, ये बहुत दर्दनाक वाक़या है, वहाँ ये पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर अफसरान की बहुत इनकॉम्पिटेंस भी है। आप देखिए जितनी भी मॉडर्न आर्मीज़ हैं, उनका इंडिविजुअल इंस्टेंसेस में, इंसिडेंट्स में, हमलों में इतना लॉस ऑफ लाइफ एक टाइम पे नहीं होता जितना कि पाकिस्तानी फ़ौज का और पैरामिलिट्रीज़ का मसलसल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अपने सिपाही जो हैं उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करने की अच्छी इंटेलिजेंट स्मार्ट स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो फ़ौज ने नहीं बनाई। फॉर इंस्टेंस अगर एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में, पहले तो ऐसे इलाके के अंदर
कम ही लोग होने चाहिए जीप के अंदर या आर्मर पर्सनल कैरियर में, क्या उनकी हिफाजत के हवाले से कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजीज जो हैं वो होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो है नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ जो है वो हो रहा है। अब एक बड़ी स्ट्रेंज किस्म की डेवलपमेंट भी हुई है जो गुज़श्ता 24 घंटों में, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और वो ये है कि ओपन एआई, जिसके नाम से आप वाकिफ़ हैं, जिसने चैट जीपीटी बनाई है, जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है, एक दिन 1.5 दिन पहले उसका, 1.5 दिन पहले तो नहीं हुआ, ये कई दिन से हो रहा था, लेकिन उसका एक एजेंट, एआई एजेंट जो है वो रोग हो गया, जो एक किसी एक्सपेरिमेंटल फेज में था। वो वहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉनिकली उसने जाके अमेरिका की एक और कंपनी हैक कर ली और वहाँ पे सारा का सारा कारोबार उसका जाके संभाल लिया। 2-3 दिन तक ये क्राइसिस रहा उस कंपनी के लिए। ओपन एआई को नहीं पता चला, उन्होंने एफबीआई को बुलाया, एफबीआई ने उस ओपन यानी एआई का जो एजेंट है उसे डिस्कवर किया, फिर दरवाज़ा उन्होंने जाके खटखटाया ओपन एआई का, जो सैम एल्टमैन की कंपनी है। तब उनको पता चला कि उनका एक एआई एजेंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो आज़ाद हो गया, उसने ये खप जो है वो दूसरी कंपनी में जाके डाल दी। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि चीज़ें जो हैं वो किस तरफ को जा रही हैं। अब एक बड़ी नेगेटिव बुरी खबर है, उदास खबर है, वो ये है कि जर्मनी के शहर बर्लिन में एक पार्क में, जहाँ पे गे प्राइड, गे एंड होमोसेक्सुअल लेस्बियन गे प्राइड हो रही थी, वहाँ पर एक कार जो है वो उस पार्क के अंदर आ गई और वो जो कार वाला मोटरिस्ट था उसने वो गाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ा दी, जिसके नतीजे में एक शख्स तो वहीं मौके के ऊपर जान बहक हो गया, लेकिन 15 लोग जो हैं ज़ख्मी हैं, कुछ उसमें से क्रिटिकल हैं। पुलिस का कहना यह है कि ये जो शख्स था गाड़ी चला रहा था, इसका किसी मुस्लिम इस्लामिक तंजीम के साथ इसका ताल्लुक था। अब वो शख्स अभी पकड़ा नहीं गया, गाड़ी छोड़ के दौड़ गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली, पता नहीं इसकी पीछे हकीकत क्या है, लेकिन पॉलिटिकली ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जर्मनी में पहले भी पॉलिटिक्स में एएफडी, अल्टरनेट फॉर डॉचलैंड, डॉचलैंड जो पार्टी है उसका राइज हो रहा है, और पूरे यूरोप के अंदर इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक फीलिंग पाई जाती है। जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो ये उस पॉलिटिक्स को फीड इन करते हैं। यूरोपियन मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, तमाम यूरोपियन मुसलमानों की बड़ी जिम्मेदारी है कि इस किस्म के जितने ट्रेंड्स हैं, अगर इस किस्म की बातें भी होती हैं कहीं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़, होमोसेक्सुअल्स के ख़िलाफ़, तो उसे डिस्करेज करना चाहिए। बिकॉज जब आप नैरेटिव को कंट्रोल नहीं करते तो लोग एक्शंस भी करते हैं। मुझे नहीं पता कि इसकी असल हकीकत क्या है, लेकिन जाहिर है कि इस पूरे के पूरे इमिग्रेशन क्लाइमेट जो है उसके ऊपर इसके असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। अब इतना ही, फिर बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।